हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी एशियन पेंट के बारे में। ओके, तो हम देखते हैं। द एशियन पेंट इज द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। द 80 plus year old company has major brands like Asian Paints, APCO. The company is into wall paints, wall coverings, waterproofing, texture paintings, wall stickers, mechanized tools, adhesive, modular kitchens, nativeware, lighting, soft finishing, and UPVC windows. International business. The company operates in 14 countries, spanning across 4 regions globally. It serves 60 plus countries. रेवेन्यू का स्प्लिट देखें तो हम एशिया से इनके रेवेन्यू आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में 38%, मिडल ईस्ट से आती है 37%, अफ्रीका से 22% एंड साउथ पैसिफिक से 3%। इनके ब्रांड्स कौन कौन से हैं? एशियन पेंट्स, SCIP पेंट्स, एप्को कोटिंग्स, एशियन पेंट्स बर्जर, ट्रॉबमैन, एशियन पेंट्स कोजवे, कदिस्को, एशियन पेंट्स वेदर सील, है ना। तो ये हम इसको हम डीपली जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे अफ्रीका में इनके दो देशों में इजिप्ट एंड इथोपिया 734.1 करोड़, मिडिल ईस्ट में ओमान, बहरीन, यूएई एंड कतर, एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड साउथ पैसिफिक में 4 देश हैं, फिजी, सोलोमन आइलैंड, समोआ एंड वनातु। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेकोरेटिव कोटिंग्स में इनकी 9 यूनिट है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। केमिकल में इनकी तमिलनाडु में, और इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में गुजरात, महाराष्ट्र, स्लिक महाराष्ट्र में दोनों। बात बिजनेस, ये जो अपकमिंग है, महाराष्ट्र, VAM एंड VAE/VAE गुजरात एंड वेदरशील हरियाणा और कर्नाटका। ओके, ये आप यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं, जैसे ये साउथ पैसिफिक आगे दे रखा है 5, 4, 6, तो अगर इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो ये फाइनेंशियल ईयर 24 की एनुअल रिपोर्ट हो आपके सामने ओपन हो जाएगी और वहां से आप पूरा डाटा देख सकते हैं। ओके, द कंपनी इज द लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट एशिया में और 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट होल्ड्स ए मार्केट शेयर ऑफ ओवर 55% इन द organized domestic paints market, 60% in the decorative paint segment, and 20% in the automotive industrial coatings. Okay. The company has filed 142 patents by financial year 24. इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 142 पैटेंट के लिए अप्लाई किया था, जिनमें इनको 72 तो मिल भी गए थे, including 19 granted in financial year 24. During financial year 24, the company launched 20 new products in the decorative paints business and 16 in the industrial paints business. Okay. अब हम चलते हैं फाइनेंशियल पे। कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? 2,08,050 करोड़ के। स्टॉक पी 51 का है, ROC 25.7 का है, ROC सुपर है। डेप्ट टू इक्विटी, कंपनी के पास डेप्ट देखें तो ओनली 18% का, 0.18। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.6% एंड डिविडेंड यील्ड 1.14%। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि इनका बिजनेस बढ़ी क्यों हुआ, है ना। अभी तो एक बार हम पी रेशियो देख लेते हैं कि अगर हम 10 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो पी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक प्राइस सस्ता है महंगा। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का 10 साल के टाइम फ्रेम पे मीडियन पी है 62 का, अभी कितना चल रहा है तो 51 का। तो उस हिसाब से ये सस्ता है। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे इनका ये ऑलमोस्ट जनवरी 2021 में हाईएस्ट एवर पी चला गया था कंपनी का, 120 रुपये मिल रहा है हमें 51 के पी पर। तो पी के हिसाब से स्टॉक प्राइस अभी फेयर वैल्यूएशन पे है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो दिसंबर 2024 में कंपनी की सेल्स थी 8,549 करोड़ के, और दिसंबर 2025 में 8,867 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,637 करोड़ से बढ़ के हो गया था 1,781। अदर इनकम 193 करोड़, यहाँ पे 69 करोड़।
फिर हम चलते हैं अदर इनकम में, हम थोड़ा डीपली देखते हैं एक्सेप्शनल आइटम। जो एक्सेप्शनल आइटम 2000 दिसंबर 2024 में जीरो था, वो यहाँ पे 158 करोड़ का दिखा रहा है, -158। और अदर इनकम नॉर्मल 193 करोड़, ये हो गया 227 करोड़ का। ये ऐसा क्यों हुआ है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अदर इनकम जो 193 की थी, 193 करोड़ था दिसंबर 24 में, वो घट के हो गया 69 करोड़ का। ये हुआ क्यों है, ये देखते हैं अभी, है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1518 करोड़, ये गिर के हो गया 1489 का। और नेट प्रॉफिट 1128 करोड़ से गिर के हो गया 1074 का। अगर यहाँ पे हम रो पीडीएफ ओपन करेंगे तो ये एक पीडीएफ ओपन होती है, इसके पेज नंबर 7 में हम देखते हैं यहाँ पे exceptional items of 166.53 crore in the stand-alone financial results for the quarter ended 31 दिसंबर 2025। ये यहाँ पे जो हमने देखा था अदर इनकम में, ये इसका पूरा डाटा दे रखा है कि ये ऐसा हुआ क्यों है ना। तो हम ये यहाँ पे ये पीडीएफ खोलेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा समझ में आएगा। द कंपनी हैज among other charges changes the labor code provide a unified definition of wages to be applied across various employee benefit computations in accordance with IND AS 19 employee benefits. The company has recognized one time expense of 60.56। इसको मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। एक तो ये नए लेबर कोड आए थे जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, उसमें लाइबिलिटीज को दोबारा से इन्होंने रिकॉग्नाइज किया गया था, पुनर्मूल्यांकन जिसे कहते हैं हिंदी में, वो करना पड़ा था। तो उसमें दो चीजें शामिल थी। एक तो ग्रेजुएटी लाइबिलिटी बाय 50.26 करोड़ का। कर्मचारियों को कर्मचारियों की जो ग्रेजुएटी होती है उसके लिए इन्होंने ये 50.26 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया था। एक इसमें ये किया था इन्होंने, द लाइबिलिटी टुवर्ड्स कंपनसेटेड एब्सेंस बाय 10.30 करोड़। बची हुई छुट्टियों के बदले जो पेमेंट मिलता है, जिसे लीव एनकेशमेंट बोलते हैं, उसके लिए इन्होंने ये 10.30 करोड़ अलग से रखे थे। अब पॉइंट नंबर 3 के बी ऑप्शन में जाते हैं हम। द कंपनी हैज मेड एन असेसमेंट ऑफ द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑब्जेनिक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड व्हाइट टिक एंड अकॉर्डिंगली एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 105.97 करोड़ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। ये क्या था, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसका एक इंटेंजिबल एसेट होता है। उन इंटेंजिबल एसेट में ब्रांड वैल्यू भी हो सकती है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो सकते हैं, है ना। उसकी कीमतें होती हैं। तो एशियन पेंट के जो मैनेजमेंट है, इन्हें ये लगा कि जैसे दिसंबर 2024 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें, कि जो व्हाइट टेक है इसकी जो वो संपत्ति थी उनकी वैल्यू उतनी नहीं रही जितनी इन्होंने पहले उसका मूल्यांकन किया था। हाँ? तो उस वजह से ये इन्होंने 105.97 करोड़ का लॉस दिखाया। सॉरी, उसकी वैल्यू इन्होंने 105.97 करोड़ से घटा दी है। तो इन चीज़ों का इफेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अदर इनकम 193 करोड़ की थी वो घट के हो गई 96 करोड़, और इसी का इफेक्ट लास्ट तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट पे पड़ा हुआ है, गेम पड़ा था। अदरवाइज अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1637 करोड़ से बढ़ के 1781 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। जब भी मान लो सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हमें इन चीजों में गहराई से समझना है कि दिक्कत कहाँ पे हुई है। अदर इनकम में हुई है, अदर इनकम में हुई है तो कहाँ पर हुई है। अब जैसे यहाँ पे ये डिप्रिसिएशन बढ़ा है 256 करोड़ से 313 करोड़, तो 44 से 13 लगभग 57 करोड़ का डेप्रिसिएशन बढ़ गया। डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। जैसे मान लो हमने
किसी बिजनेस में हमने शुरुआती टाइम में मतलब लैपटॉप लेना था हमें, है ना, 10 साल के लिए हमें एक लैपटॉप यूज में लेना है, तो मान लो वो 1 लाख रुपए का लिया, तो वो 1 लाख रुपए एक बार उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, उसकी बराबर डिवाइड होके वो जितनी उसका टाइम पीरियड है तब तक वो डेप्रिसिएशन बुक्स में कंपनी को दिखाना पड़ता है। तो यही होता है डेप्रिसिएशन। ये कोई फिक्स्ड खर्चा नहीं है, ये पहले हो चुका है खर्चा, है ना। तो इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि अगर ये यहाँ पे कमी हुई है तो क्यों हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 193 करोड़ से घटकर 69 रह गया, और ये डेप्रिसिएशन 256 से बढ़ गया 313 हो गया। तो ये उन्हीं वजह से यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट भी कम लग रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम लग रहा है ना। अब हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। मार्च 2014 में कंपनी की सेल्स थी 12,220 करोड़ की, जो बढ़ के हाईएस्ट एवर हो गई है। मार्च 2025 में 33,900 से, और टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 34,696 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2004 से 4 करोड़ से बढ़ के हो गया इनका 6,346 करोड़। नेट प्रॉफिट 1,263 करोड़ से बढ़ के मार्च 2024 में हाईएस्ट एवर था 55,58 करोड़। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो 3,910 करोड़ है ना। तो ये इनका सीधा सीधा सर यहाँ पे ये दिख रहा है, अदर इनकम का कम होना, डेप्रिसिएशन का बढ़ना, ये हम वही चीजें हैं जो अभी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अभी हम चलते हैं बैलेंस शीट में। रिजर्व जो कंपनी का 2014 में 3,943 का था, वो हाईएस्ट एवर हो गया सितंबर 2025 में 1,943 करोड़ का। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोइंग्स जरूर बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट किसी टाइम पर 2,562 करोड़ का था, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 9,219 करोड़ का हाईएस्ट है। और फिक्स्ड एसेट में इनकी क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे लैंड, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हम इस बोरोइंग्स को ऐसे समझ सकते हैं कि ये अच्छे काम के लिए बोरोइंग्स ले रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 200 लैंड भी बढ़ रहा है इनका, बिल्डिंग, प्लांटेड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स वगैरह सब इनका इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपना पैसा वहां पे यूज में ले रहे हैं, तो अच्छे काम के लिए यूज में ले रहे हैं, है ना। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1,746 करोड़, ये जैसे पूरा होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके। अदर एसेट्स में जाके देखें हम, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास 1,011 करोड़ कैश है। अगर ये 1,011 करोड़ इसमें से कर देते हैं, ये तो 2,500 करोड़ का ही इनके ऊपर लोन बचता है ना। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कैश नहीं है, ये लोन ले रहे हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। अगर हम 2014 से 2025 तक का कैश फ्लो देखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो एक बार भी कंपनी का कैश फ्लो माइनस में नहीं आया। हमने रिसेंट ही एक वीडियो में कैश फ्लो को डिटेल से समझा था। अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। CFO OP हमने बात की थी कि जितना 100% के नजदीक होता है उतना बेहतरीन होता है। मार्च 2025 में हमने देखा कि 97% है, तो ये भी सुपर है। एक अब हम देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। हम प्रमोटर की होल्डिंग 2023 से यहाँ पे देखा रखा है दिसंबर 2025 तक 52.63% थी, 52.63% अब है। अब आता है मुद्दा यहाँ पर, 17% FI की थी, इन्होंने घटा के कर ली 12.78%, है ना। पब्लिक की कितनी थी? 20.32%। पब्लिक की घट के कितनी आ गई? 13.37%। लोवेस्ट एवर है। तो ये गया कहाँ से? FI और DI से। ये खरीदा किसने है माल? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस DI के पास किसी टाइम पर 9.91%, आज से 3 साल पहले मान लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी मार्च दिसंबर चल रहा है, तो मार्च 23 की बात है। 9.96% थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा के कर लिए 21.08।
सितंबर 2025 में इनका हाईएस्ट था 21.50 पे। इनमें से इनकी कुछ होल्डिंग ले ली इनसे, डीआई ने खरीद लिया, ओपन मार्केट वगैरह जो भी है। अगर हम इसमें देखें तो ये माल खरीद कौन रहा है, किसने बढ़ाई है होल्डिंग? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ने, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये लोग पागल हैं? मतलब जिनके पास 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ जिनके पास फंड है, वो लोग पागल हैं? वो ऐसे ही खरीद रहे होंगे? सोचने वाली बात है नहीं। मतलब जो पब्लिक होल्डिंग जो 20.32% की थी, पब्लिक से माल निकाल के FIODI, जो कि स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ माने जाते हैं, है ना, सबसे बेहतरीन दिमाग होते हैं इनके पास, वो खरीद रहे हैं माल। तो पागल तो है नहीं के? अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की भी बात करें तो 10,82,650 से घटते घटते आ गया 10,09,99 तक है। शेयर होल्डर्स भी इन्होंने कम कर दिए हैं, मतलब माल अपना भरते लेके जा रहे हैं ये बिग हैंड्स। अभी कुछ लोगों का एक डाउट होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में एक्चुअली पैसा बनता है क्या, है ना? हम उसके लिए एक बार एशियन पेंट जब लिस्ट हुई थी उसी टाइम का चार्ट देख लेते हैं। ओके। ये कंपनी लिस्ट हुई थी कब? ये थोड़ा एक मिनट। 1994 में, दिसंबर 94 के आसपास हुई थे, है ना? उसके बाद हम देख सकते हैं मई 1996 से स्टॉक प्राइस गिरते गिरते जून 98 तक स्टॉक प्राइस गिर गया था ऑलमोस्ट 58%। और अगर हम अप्रैल 99 की बात करें, 99 की बात करें, तो दोबारा वहां से गिर गया था, वहां तक 58% गिर गया था ऑल टाइम हाई से। उसके बाद इसने, अगर हम ये बात करें जून 98 से, इसने रिकवरी कितना टाइम लिया था ऑल टाइम हाई बनाने में? 584 दिन, 129, 130%, है ना? और अगर हम यहाँ से बात करें अप्रैल 99 से, तो 272 दिन, 1 साल से भी कम का टाइम पीरियड लिया था इसने, है ना, ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो डाउनफॉल आया है ये पहली बार आया है। हम 57% का यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एशियन पेंट में 25-30% के डाउनफॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद स्टॉक प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता है और अच्छे रिटर्न देके जाता है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2004 के आस 2004 में 33% गिरा था ऑल टाइम हाई से, 2006 में 38%, 2008 की जो मंदी थी वहां पे ये गिरा था 48% ऑल टाइम हाई से। तो क्या उसके बाद न्यू हाइज नहीं बनाए? अगर हम वहां से देखें तो कंटिन्यू, अगर हम इस ऑल टाइम हाई से भी बात करें और न्यू ऑल टाइम हाई तक के देखें, तो स्टॉक प्राइस ने कितना रिटर्न दिया था? 511 दिन में 124% का, है ना? उसके बाद 2012 में 25% का, 2013 28%, 2014 19%। फिर देखते हैं हम 2015 में 25%, 2016-17 में 29-30%, 2018 में 25%, और ये कोरोना के टाइम टाइम पीरियड में 25.36% गिरा था।
अगर मतलब हमने कोरोना में देखा होता तो कोरोना में जितना गिरा था उससे पहले काफी बार ये इतना गिर चुका था, है ना, ऑल टाइम हाई से 25%, 30%, 25%, 19%, 29%, 25%, है ना। और उसके बाद हमेशा रिकवरी आई है इसमें। 2021 में गिरा था 21-22%। अगर हम अभी देखें, अभी का सिनारियो देखें, तो स्टॉक प्राइस कितना गिरा हुआ है ऑल टाइम हाई से, है ना। तो ये एक बार मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। हम्म, स्टॉक प्राइस ने ये बनाया था ऑल टाइम हाई कब? जनवरी 22 के आसपास। वहां से अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो अभी गिरा हुआ है ऑलमोस्ट 30% के आसपास। अभी गिरा हुआ है स्टॉक प्राइस 39.78%, 40% मान सकते हैं हम, 40% है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लो जब कभी भी ऑल टाइम हाई से हमने देखा कि ये 20-25% गिरना इसके लिए आम बात है, तो जब भी मान लो ये 20% गिर जाए ऑल टाइम हाई से 20, फर्स्ट एड हम ले सकते हैं, मान लो यहाँ से ये गिरता है ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट, 20%, तो ये यहाँ पे होता है ना। 25% भी ले सकते हैं, दो ट्रेड ले सकते हैं इसमें, जैसे 20% और 25% पे। तो जैसे ही ये मान लो यहाँ पे हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है 20% पे, और जैसे ये 20% प्लस चला जाए हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइम में, 3, 30, 50, 152, है ना। तो 5 महीने में 120% का, सॉरी 20% का रिटर्न दोबारा मान लो इसी से दोबारा हो जाए। एक और हम कर सकते हैं, जैसे 25% में ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं 20% जैसे ही गिरता है वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लो ये 20% के बाद और गिर गया ऑल टाइम हाई से, और कहाँ तक आ गया वो 25%, है ना। तो यहाँ पे होता है, इसको भी मान लो हम ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से 20% ऊपर जाएगा हम अपना माल निकाल देंगे। 55 डेज 20.62%, है ना। आप इस चीज को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही अच्छा काम करता है। अब एक सवाल ये हो सकता है कि मतलब इसने कुछ अच्छा खासा रिटर्न दिया है नहीं, और ये बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? अच्छा खासा रिटर्न की बात ऐसी है, जैसे हम अगर जब से कंपनी लिस्ट हुई है, अगर तब से लेकर अब तक का चार्ट देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन इसने रिटर्न दिया है कंपनी ने। अब हम बात करते हैं कि ये बढ़ेगा क्यों। हम अगर इंडिया को ग्लोबल लेवल पर कंपेयर करें, जैसे यूएसए में पर 1000 पर्सन कितनी कारें हैं, उस चीज का डाटा अगर हम कंपेयर करें इंडिया की डाटा के साथ, तो हम देखेंगे इंडिया में भी काफी ग्रो होनी है। हम देखें स्मार्ट सिटीज, तो जैसे जैसे इंडिया में हर स्टेट में जो टारगेट है गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज बनाने का, तो वहां पे भी पेंट की जरूरत पड़ेगी, नई नई बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, नई मेट्रोज होंगी, नई ट्रेन चलेंगी, हाँ। जैसे मतलब नई चीजें बनती हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं पेंट की जरूरत पड़ती है, नए घर बनेंगे। लोग मतलब आज भी काफी लोग इंडिया में हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। जब वो सक्षम होंगे, है ना, अपना नया घर बनाएंगे, तो अपने घर को चमकाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो जो देखते हैं टीवीज में देखते हैं, तो वो भी पेंट करवाएंगे ना वहाँ पे। वहाँ पे पेंट लगेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगेगा, गाड़ी वगैरह इनमें बनेगा। अगर हम छोटे से छोटा एग्जांपल लें तो हमारे पास एक वाटर की बोतल होती है जो, वो भी पेंट होके आती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कंपनी के पेंट से पेंट होके आती है। हमारा सीलिंग फैंस है ना, हमारे कूलर्स हैं, लाइट बोर्ड्स हैं, एसीज वगैरह हैं, हम घरों के दरवाजे हैं, खिड़कियों के दरवाजे हैं, हम कुछ भी देखें तो लगभग चीज, हमारे लैपटॉप हैं, फोन है, इन पे भी कहीं ना कहीं पेंट
जरूर लगता है ना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा, तो इस चीज का बहुत बड़ा एक सेक्टर है ना, बेनिफिट है। अब हमने देख लिया कि कंपनी के सेल्स भी हाईएस्ट और थे, प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट और थे। अगर प्रॉफिट अभी रिसेंट क्वार्टर में डाउन आए थे तो वो क्यों आए थे, हमने उन सब चीजों को समझ लिया। तो अब चलती है हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो एक तो ट्रेड हम कर सकते हैं, रिसेंट हाई तो बनाया था इसने 38% का। बाकी इसमें एक रेंज और है ये वाली 3400 के आसपास। यहाँ पर भी इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं इस टारगेट के साथ। अगर करंट प्राइस से देखें तो ये कितना निकल के आता है, निकल के आता है ऑलमोस्ट 56%। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर स्टॉक प्राइस अभी 40% डाउन है तो नया लाइफ टाइम हाई नहीं बनाएगा और उससे ऊपर नहीं बनाएगा। हमने इस चीज को बाकायदा बैक टेस्ट किया है कि जब भी स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो उसके बाद ये स्टॉक न्यू लाइफ टाइम हाई बनाता है, ना कि लाइफ टाइम हाई बनाता है, उससे भी ऊपर जाता है। ओके।